किसी ने बहुत सही कहा है, भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसमें सुधार कर देना ही प्रगति है। सो वेलकम एवरीवन, मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया परिवार में। एंड आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर 16 के लास्ट पार्ट की, और इसी के साथ हमारी बुक को हम यहीं पे श्री गणेश करेंगे। अच्छे से हमने हमारी बुक को अच्छे से स्टार्ट किया था और पूरी कोशिश मेरी यही रही थी कि एक भी कॉन्सेप्ट आपका मिस ना हो। सारी चीज़ें हमने डिटेल से कर ली है। एंड आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है, आप ऐप पे जाके क्लासेस को देख सकते हैं। सब कुछ कंटेंट वहाँ पे आपको एज अ प्ले लिस्ट अवेलेबल रहेगा। एंड फिर भी आपको कुछ डाउट्स रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल दीजिए। और इसी के साथ हमारे जो चैनल है उसका लिंक भी आपको अवेलेबल हो रहा है और उसी के साथ आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर किए जा रहे हैं। अब हमारी टेक्निकल टीम से कंसर्न कर सकते हैं आपको क्लासेस रिगार्डिंग कुछ भी इशू हो रहे हैं तो बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। चैप्टर चल रहा है हमारा बायोडाइवर्सिटी, जिसमें हमने बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं ये अच्छे से समझ लिया। अब आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली प्रजाति विभिन्नता को ही हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं या जैव विविधता कहते हैं, जिसके अंतर्गत जितने भी जीवित प्रजाति होंगे। और सबसे बड़ी बात ये कही गई कि मानव के उद्भव के बाद जैव विविधताओं में कई प्रकार के बदलाव दिखाई दिए, कई वस्तुओं का ह्रास भी हुआ, कई नए वस्तुओं की उत्पत्ति या नए प्रजातियों की उत्पत्ति। वस्तु नहीं कहेंगे हम, यहाँ पे प्रजाति का शब्द का प्रयोग करेंगे क्योंकि जीवित चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, जीवित व्यक्तियों की या जीवित प्रजातियों की हम बात कर रहे हैं। तो प्रजातियों के आधार पर मानव के उद्भव के बाद कई चीज़ों में बदलाव हुआ है। उसके बाद हमने देखा कि जैव विविधताओं का स्तर हम कैसे अध्ययन कर रहे हैं। 3 क्षेत्रों में हमने देखा था, आनुवंशिक के स्तर पर जैव विविधता, पारितंत्र के आधार पर जैव विविधता, और एक हमारा सिस्टम और था जिसमें हमने देखा था कि जैव विविधता के प्रकार के आधार पर हमारा प्रजाति आधार पर किस प्रकार से विविधता पाई जाती है। तो इन तीनों के आधार पर हमने पढ़ा। फिर उसके बाद जैव विविधता की भूमिका किन किन क्षेत्रों में है। आर्थिक स्थितियों में भी जैव विविधता की भूमिका रहती है, वैज्ञानिक स्थितियों में भी जैव विविधता की भूमिका रहती है। तो इनके आधार पर और पारिस्थितिकी या पारितंत्र के आधार पर भी जैव विविधता की भूमिका रहती है। अब हम बात करेंगे कि जैव विविधता का ह्रास कैसे हो रहा है। इससे संसार के विभिन्न भागों में प्रजातियां तथा, अब आप समझ गए होंगे कि बात किसकी की जा रही है। एक प्रजाति समूह की बात की जा रही है जिस पर कई प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है। कहीं पर ज़्यादा विभिन्नता दिखाई देगी प्रजातियों की, वही हमारी जैव विविधता को मजबूत बनाता है। जैसे कि हमने पारितंत्र में समझा था, जो फूड चेन होती है, ज़्यादा प्रकारों की अगर फूड चेन रहेगी वहाँ वही पारितंत्र आपका या इकोसिस्टम वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इसी के आधार पर आप जैव विविधता की भी समझने का प्रयास करें तो जितनी भी प्रजातियाँ हैं उनके प्रभाव का कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं एक दूसरे से अंतर संबंध पाया जाता है। संसार के विभिन्न भागों में प्रजातियों तथा उनके आवास स्थानों में तेजी से कमी हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो विश्व के कुल क्षेत्र का मात्र 1/4 ही भाग है, यहाँ संसार की 3/4 जनसंख्या रहती है। इस विशाल जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों का दोहन होता है, वनोन्मूलन किया जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में पृथ्वी का लगभग 50% प्रजातियां पाई जाती है। तो सर्वाधिक आपको प्रजातियां कहाँ देखने को मिलेगी? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर अनुकूलतम दशाएं उपस्थित है मानव जीवन के सर्वाइव के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि जीवन निर्वाह के लिए अगर कहीं पे अनुकूलतम दशाएं होंगी वहां पे जीवन ज्यादा पाया जाएगा और वहीं पे आपको प्रजातियों की विभिन्नता देखने को मिलेगी। और वही प्रजाति विभिन्नता आपकी क्या कहलाती है? बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। जैसे कि अगर हम मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें, वहां पे फ्लोरा एंड फौना से ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि सर्वाधिक आपको पूरे विश्व में सर्वाधिक जैव विविधताएं कहाँ दिखाई दे रही है? मरुस्थलीय, थार के मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता दिखाई देती है। और प्राकृतिक आवासों को विनाश को पूरा जैव मंडल के लिए हानिकारक माना हुआ है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप, बाढ़, जलवायु, ज्वालामुखी उद्गाव या फिर हम ये कहें दावानल, सूखा या पृथ्वी पर पाए जाने वाली प्राणी जाति और वनस्पति जाति को क्षति पहुंचाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप संबंधित प्रभावित प्रदेशों में जैव विविधता में बदलाव आता रहता है। कीटनाशक और अन्य प्रदूषक जैसे कि हाइड्रोकार्बन एंड विषैली भारी धातु जो भी आपके टॉक्सिक होंगे, उनकी संवेदनशीलता और कमजोर प्रजातियों को नष्ट करने के लिए भी इसमें भूमिका उनकी रहती है। वह प्रजातियां जो स्थानीय आवास को मूल जैव प्रजाति नहीं है लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई है, उन्हें विदेशी प्रजातियां कहा जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब विदेशी प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र में प्राकृतिक या मूल जैव समुदाय को व्यापक नुकसान हुआ है। पिछले कई दशकों में ये अवस्थाएं देखने को मिली है। तो प्रजातियों को नष्ट करने में भी कई प्राकृतिक जो आपकी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, आपको पता है जंगलों में आग लग जाती है जिसकी वजह से वहाँ की जो वन्य
जीव हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण कर लेते हैं, या कई जीव जलकर भी मर जाते हैं। तो इसके वजह से वहाँ क्या हो रहा है, इकोसिस्टम पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो प्राकृतिक आपदा इसके प्रमुख कारक है। और कुछ ऐसी जो मानव द्वारा जलवायु कारक की जाती है, वन उन्मूलन किया जाता है, इसकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी पर प्रभाव पड़ता है। पारितंत्र में प्राकृतिक या मूल जैव समुदाय को व्यापक नुकसान हुआ है। पिछले कुछ दशकों के दौरान कुछ जंतुओं जैसे कि बाघ, चीता, हाथी, गेंडा, मगरमच्छ, ये पक्षी या फिर मिंक पक्षी, उनके सींग, सूंड व खालों के लिए निर्दयतापूर्वक उनका अवैध शिकार किया जाता है और उसके परिणाम स्वरूप ये प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर है। क्योंकि क्या करते हैं व्यक्ति, अपने लालच के लिए, स्वयं के लालच के लिए इन प्रजातियों पर गहरा प्रभाव डाल रहे हैं और उनका शिकार किया जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों व पर्यावरण संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN ने संकटापन्न पौधों व जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के उद्देश्य से 3 वर्गों में विभाजित किया है। तो यहाँ से आप एक उदाहरण के तौर पर भी डाल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IUCN के बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये क्या होती है, ये एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इस संस्था का कार्य क्या है कि जो भी प्राकृतिक संसाधन होंगे या जो भी पर्यावरणीय संरक्षण के लिए जो कार्य किए जाएंगे, एक संकटापन्न पौधे यानी जिनकी प्रजाति लुप्त होने पर है या जो बहुत कम बचे हैं, उन पौधे और जीवों प्रजातियों के लिए संरक्षण के उद्देश्य के आधार पर उनको 3 भागों में विभाजित करने का प्रयास किया है। तो संकटापन्न प्रजातियां कौन सी हैं जो खत्म होने की कगार पर, या हम कहें कि उनका अत्यधिक दुरुपयोग से शिकार किया जा रहा है, या जो उनकी उपस्थिति कम होती जा रही है। कई इसके आनुवंशिक कारण भी होते हैं, कई इनके सामुदायिक कारण भी हो सकते हैं और कई मानवीय कारक भी इसको प्रभावित कर रहे हैं। इनमें से वे सभी प्रजातियां सम्मिलित हैं जिनके लुप्त हो जाने का खतरा है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट के नाम से सूचना प्रकाशित करता है। तो जो रेड डाटा बुक है उसमें जो भी संकटापन्न, आपसे सीधा पूछा जाता है कि निम्न में से रेड लिस्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो रेड लिस्ट IUCN द्वारा जारी की जाती है, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के आधार पर एक डिटेल के आधार पर एक इंडेक्स जारी की जाती है, एक सूची जारी की जाती है, जिसमें सबसे पहली जो सूची है वो रेड लिस्ट है, लाल सूची है, जिसके आधार पर बताया जाता है कि ये प्रजाति आप क्या है, वो लुप्त होने की कगार पर है, जो बहुत कम बची है पृथ्वी पर, जिनको बचाना अत्यधिक आवश्यक हो गया। जैसे कि रेड पांडा, ये आपका रेड डाटा बुक में शामिल है। हम्बोसिया डेक्रेंस बैट दक्षिणी पश्चिमी घाट या भारत की दुर्लभ प्रजाति है। ये बहुत कम पाई जाती है क्योंकि पश्चिमी घाट में भी आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। आपको पता है अच्छे से पश्चिमी घाट पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी क्यों होगी, जिसका कारण है मानसून। सर्वाधिक मानसून आपको वहीं पे प्रवेश करता हुआ दिखाई देगा। जल की स्थिरता बहुत अच्छी रहेगी। सौर ऊर्जा का भी प्रभाव हम ये कह सकते हैं, सूर्य ताप भी अच्छा रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपको एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत ही वो आता है। तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जैव विविधता का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देगा। इसीलिए भारत के जो पूर्वी हिमालय है या आपका पश्चिमी घाट है या थार का मरुस्थल है, यहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा दिखाई देगी। फिर है हमारा सुभेदीय प्रजातियाँ। इनमें से प्रजातियां सम्मिलित की जाती हैं। इनमें वे प्रजातियां होती हैं जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया तो उनके विलुप्त होने में सहयोगी कारक आदि जारी रहे तो निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा भी बना रहता है, यानी जो उसको प्रभावित कर रहे हैं वो भी खतरे में आ सकते हैं। इनकी संख्या अत्यधिक कम होने के कारण इनका जीवित रहना सुनिश्चित नहीं है। फिर है हमारी रेयर प्रजातियां, जो दुर्लभ प्रजातियां हैं। संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर सीमित है या बड़े क्षेत्रों में विरल रूप से बिखरी हुई हैं, जो बहुत कम पाई जाती हैं। तो अब तक जो हमने देखा IUCN वाला जो कार्य था, या हम ये कहें कि जो रेड डाटा बुक जो लिस्ट जारी करी जाती है IUCN के द्वारा, संकटापन्न प्रजातियों के बारे में जो सूचना दी जाती है वो रेड लिस्ट के आधार पर दी जाती है। प्लीज़ इसको अंडरलाइन करके इसको लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार कंपटीशन में भी क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम बात करेंगे इन बायोडाइवर्सिटी का हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इनका कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है। मानव के अस्तित्व के लिए जैव विविधता अत्यधिक आवश्यक है। जीवन का हर रूप से एक दूसरे पर इतना निर्भर रहना, किसी प्रजाति के संकट आने से दूसरे पर भी असंतुलन बनने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि पौधों और प्राणियों के प्रजातियों में संकट होता है तो इससे पर्यावरण में भी गिरावट उत्पन्न होती है और अंतर्तोगत्वा मनुष्य का भी अपना अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जितना संबंध मानव को उसके जीवन के लिए अमूल्य है, उतना ही इन प्रजातियों का जीवन भी अमूल्य है, क्योंकि इनकी एक दूसरे से
अंतर सामंजस्य बना हुआ है, एक दूसरे पर निर्भरता है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं एक पर होने वाला प्रभाव सभी चेन को प्रभावित करेगा। तो यही पारितंत्र की अवस्था रही है। तो इसीलिए जैव विविधता को संरक्षित करना अपने आप में एक बहुत बड़ा अनिवार्य हम ये कह सकते हैं कार्य हो सकता है। अदरवाइज ये सारी चीज़ें एक दूसरे को अफेक्ट करेगी एंड उनके जीवन के अस्तित्व में भी खतरा पड़ सकता है। आज यह अति अनिवार्य है कि मानव को पर्यावरण मैत्री संबंधी पद्धतियों के प्रति जागरूक किया जाए और विकास के ऐसे व्यवहारिक गतिविधियां अपनाई जाए जो दूसरे जीवों के साथ समन्वित हो और सतत पोषण यानी सस्टेनेबल, जैसे कि आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, यानी भावी पीढ़ी का ध्यान रखते हुए किए गए संसाधनों का उपयोग, वही आपका सतत पोषण या विकास है। इस तत्वों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। संरक्षण तभी संभव है और दीर्घकालिक होगा जब स्थानीय समुदाय व प्रत्येक व्यक्ति की इसमें भागीदारी होगी। इसके लिए स्थानीय स्तर पर संस्थागत संरचनाओं का विकास आवश्यक है। केवल प्रजातियों का संरक्षण और आवास स्थान की सुरक्षा के लिए अहम समस्या नहीं है, बल्कि संरक्षण की प्रक्रिया को जारी रखना भी उतना ही जरूरी है। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रजातियों का संरक्षण उसके स्थान क्षेत्र के आधार पर ही नहीं कर सकते, हमें हर क्षेत्र में प्राणी के जीवन पर ध्यान की आवश्यकता रहेगी और उनको संरक्षित करने का हमारा जो हम ये कह सकते हैं हमें इसको लक्ष्य बनाना पड़ेगा, तभी हम जैव विविधता के संरक्षण को उपाय को सुनिश्चित कर सकते हैं। सन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुए जैव विविधता के सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ समिट हुआ था ब्राजील में 1992, कई बार पूछा गया है कंपटीशन में। सन 1992 के ब्राजील के रियो डी जेनेरो में जैव विविधता के सम्मेलन के लिए किए गए संकल्पों में भारत व अन्य 155 देशों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया गया था और विश्व संरक्षण कार्य की योजना में जैव विविधता के लिए निम्न तरीके भी इन्होंने सुझाए थे। सबसे पहली चीज़ थी कि जो भी संकटापन्न स्थिति हैं जो रेड बुक में शामिल हैं उनके संरक्षण के लिए प्रयास करेंगे। प्रजातियों के लुप्त होने से बचाने के लिए उचित योजनाओं का प्रबंधन किया जाएगा। खाद्यान्नों की किस्में जितनी भी हो गई, फसलों की किस्में जितनी हो गई, उनके संबंधित पौधों की किस्में हो गई, इमारती लकड़ियों के पेड़ हो गए, पशुधन हो गया, जीव जंतु हो गए, वन्य प्रजाति हो गए, उन सभी को संरक्षित किया जाना चाहिए। प्रत्येक देश को वन्य जीवों के आवास के लिए चिन्हित करना चाहिए क्षेत्रों को और सुनिश्चित करना चाहिए। यानी जितने भी वन्य जीव हैं उनके संरक्षण के लिए प्रत्येक अभ्यारण्य बनाने चाहिए। जितने भी हैं वनों का वन्य क्षेत्रों को संरक्षित किया जाना चाहिए, वो गवर्नमेंट के अंडर लेना चाहिए। अवैध शिकार को रोकना चाहिए। कई ऐसे प्रयास करके हम जैव विविधता के संरक्षण को सुनिश्चित कर सकते हैं। प्रजातियों के पलने बढ़ने तथा विकसित होने के साथ सुरक्षित व सुनिश्चित हो वन्य जीवों व पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व नियमों के अनुरूप होना चाहिए। भारत सरकार ने प्राकृतिक सीमाओं के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने, संरक्षित करने और विस्तार करने के लिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अवैध शिकार को रोकने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पारित किया, जिसके अंतर्गत जितने भी नेशनल पार्क हैं, पशु विहार स्थापित किए गए हैं और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए हैं। और इस सुरक्षित क्षेत्रों के विस्तार पूर्वक वर्णन भारत भौतिक पर्यावरण में हम अच्छे से समझेंगे। वह देश जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित हैं उन्हें संसार के सर्वाधिक प्रजाति विविधता कहा जाता है। उन्हें महाविविधता केंद्र यानी मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स के रूप में जाना जाता है। इन देशों की संख्या कुल 12 है, जिसमें प्रमुख आपसे पूछा जा सकता है महाविविधता केंद्र क्या है। यानी उष्णकटिबंधीय के प्रमुख 12 देश जिसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है वो महाविविधता केंद्र कहलाते हैं, जिनमें प्रमुख आपके 12 कंट्रीज कौन सी होगी? मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, ब्राज़ील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर, चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो इन 12 देशों के नाम आपको याद ही करने पड़ेंगे। 2 बार आप राइट डाउन करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, जिसे हम महाविविधता केंद्र कहते हैं। आप इसको ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं या अपनी सीक्वेंस में लिख सकते हैं, जैसे कि भारत, फिर चीन लिख देना, ब्राज़ील आपको याद रह जाएगा, मलेशिया, इंडोनेशिया ये आसपास के क्षेत्र हैं, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, फिर उसके बाद आपको कोलंबिया, इक्वेडोर, कांगो ही लिख देना सिर्फ, और पेरू एंड मैक्सिको। क्लियर है? ये 12 कंट्रीज आपकी महाविविधता केंद्र कहलाती है, जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होती है। इन देशों में समृद्ध महाविविधता के केंद्र स्थित हैं। ऐसे क्षेत्र जो अधिक संकट में हैं, उन्हें संसाधनों की उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN ने जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया है। हॉटस्पॉट उनकी वनस्पति के आधार पर परिभाषित किए जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हॉटस्पॉट किसे कहा जाता है? जहाँ प्रजाति विविधता ज़्यादा पाई जाती है, उस क्षेत्रों को IUCN ने हॉटस्पॉट क्षेत्र के नाम से परिभाषित करने का निश्चय किया था।
एंड पादप महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके किसी पारितंत्र की प्राथमिक उत्पादकता को निर्धारित करते हैं, क्योंकि जो भी पादप होंगे वो भोजन के उत्पादन में भूमिका निभाते हैं। यही देखा गया है कि ज़्यादातर जो भी हॉटस्पॉट में रहने वाले प्रजाति है वो भोजन, जलाने की क्रिया के लिए लकड़ी, कृषि भूमि, इमारती लकड़ी आदि के लिए वहां पाई जाने वाली समृद्धि पारितंत्रों पर ही निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए यदि मेडागास्कर पर पाए जाने वाले कुल पौधे, यहाँ पे पादपों की उपयोगिता बताई जा रही है। हॉटस्पॉट क्षेत्र में पादप सर्वाधिक उपयोगी होते हैं क्योंकि वहां पर जलने वाली लकड़ी हो, चाहे पौधों के लिए या हम ये कहें भोजन के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं होती हैं उनको उत्पादित करने में पादपों की भूमिका रहती है, निर्भर है। उदाहरण के लिए मेडागास्कर में पाए जाने वाले कुल पौधों व जीवन में से जो भी संरक्षित हैं 85% पौधे व जीव संसार के अन्यत्र कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। अन्य हॉटस्पॉट जो समृद्ध देश में पाए जाते हैं वहाँ कुछ अन्य प्रकार की समस्याएं हैं। हवाई द्वीप जहाँ विशेष प्रकार के पादप पाए जाते हैं, जंतु प्रजातियां मिलती हैं, वह विदेशी प्रजातियों के आगमन और भूमि विकास के कारण असुरक्षित हो जाते हैं। यानी हवाई द्वीप जो भी होंगे, जो टापू वाले क्षेत्र या फिर हम ये कहें जहाँ पे जलीय क्षेत्र से घिरे हुए कई हॉटस्पॉट क्षेत्र भी होते हैं, उनमें पाई जाने वाली जो भी प्रजातियां हैं वो भी प्रभावित होती है क्योंकि विदेशी प्रजातियों के आगमन की वजह से वहाँ की भूमि विकास के कारण वह असुरक्षित हो जाती है। तो ये ऑलमोस्ट हमारा कॉन्सेप्ट था, चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, हम 1 बाय 1 इसको रिलेट करते हुए समझते गए। एंड जैव विविधता अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि बायोडाइवर्सिटी की बात क्यों की जाती है या बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। जैव विविधता यानी किसी विभिन्न क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों के आधार पर उस संरक्षित क्षेत्र को या हम ये कहें उपस्थित उन प्रजातियों को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और IUCN ने रेड डाटा बुक लिस्ट क्यों जारी की थी, 3 भागों में वर्गीकृत किया था। ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्सेप्ट के आधार पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को पुट अप करती है। तो आई होप ये चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। इनको हम रीड आउट ही कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा फैक्ट्स हैं नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो रियो डी जेनेरो में हुआ सम्मेलन, उसकी डेट और उसका जो ईयर है, डेट तो आई थिंक कोई इशू नहीं है, आप ईयर याद रखिएगा 1992। ब्राज़ील और कितने देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए थे, 155 कंट्रीज जिसमें भारत भी सम्मिलित था। और उन्होंने कुछ बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के संरक्षण के लिए कुछ उपाय भी सुझाए थे। तो यही था हमारा चैप्टर एंड पूरा ये बुक हमारी कंप्लीट हो गई है आज। हम कल स्टार्ट करेंगे हमारी न्यू चैप्टर को या न्यू बुक को, बुक 2, जिसमें हम इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी पर डिस्कस करेंगे। एंड 7 चैप्टर हैं उसमें, फैक्ट्स पॉइंट्स के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें रहने वाली है बिकॉज वो हमारे इन कंट्री से रिलेटेड है। और यही चीज़ों के साथ हम अगर अच्छे से समझ लेंगे तो कंपटीशन में भी वो बुक बहुत काम आती है। और इसके फैक्ट्स जब हम अच्छे से याद कर चुके हैं तो वहाँ आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पृथ्वी की परिकल्पना के साथ साथ जितने भी सिद्धांतों को हमने पढ़ा है, जो भी प्रिंसिपल्स पुटअप हुए हैं, एक एक को हमने फैक्ट्स के साथ समझा है। जितने भी भूगोलविद हुए हैं, जितने जियोग्राफर ने अपनी थ्योरीज दी है, उनको भी हमने अच्छे से समझा है, टू द पॉइंट चीज़ों को रिलेट करते हुए समझा है। मुझे नहीं लगता कि उस बुक में आपको कहीं दिक्कत होगी, क्योंकि यही से कॉन्सेप्ट पुटअप होने के बाद हम पर्टिकुलर कंट्री वाइज अध्ययन कर सकते हैं वहाँ की ज्योग्राफी का, वहाँ के फिजिकल इन्वायरमेंट का। तो नेक्स्ट हमारी इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी ही है। और ये हमारी जो बुक थी वो प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, कि आखिर फिजिकल ज्योग्राफी होती क्या है, हम किसका अध्ययन करते हैं। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि फिजिकल में पृथ्वी के जितने भी गतिविधियां हैं, सभी कुछ का अध्ययन किया जाता है। एक पर्टिकुलर एक चीज़ पे अध्ययन नहीं होता है, पूरे भूगोल का अध्ययन। और सबसे व्यापक जो विस्तार है वो भूगोल का भौतिक भूगोल ही है, क्योंकि भूगोल को 2 भागों में बांटा गया है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं कई प्रकार की हैं जो हम समझ ही चुके हैं, कि जलवायु से संबंधित या पृथ्वी की धरातल से संबंधित, आंतरिक बहिर्जातीय क्रियाओं से संबंधित। और मानव भूगोल में पृथ्वी की आर्थिक भूगोल, पर्यावरणीय भूगोल, या फिर हम ये कह सकते हैं पर्यावरण भूगोल जो है वो आर्थिक मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं एक चक्र बनता है। और जीवमंडल जो आपका जीवमंडल है वो स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल पर ही निर्भर रहता है। तो ये पूरा घटना, ये एक चक्रीय क्रिया चलती रहती है पृथ्वी पर, जो एक दूसरे के जीवन को इफेक्ट करती है। तो ये थी हमारी बुक। आई थिंक आपको कुछ भी डाउट्स रहता है तो आप बता दीजिएगा, बट हमारी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया जाए। और आपको अगर ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए हैं तो उसके लिए आप अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, आप कमेंट्स डाल सकते हैं। एंड मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट बुक और न्यू जर्नी के साथ। टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय।